हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो से हम जानें कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम कहां से आता है, कैसे तैयार किया जाता है, किस प्रकार उससे वेपन बनाया जा सकता है, उसे कैसे स्टोर करते हैं, लॉन्च के लिए कैसे तैयार करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हमें यह पता भी कैसे चला कि यूरेनियम से हम न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। अब देखो, इस वीडियो में आपको जानकारी दो हिस्सों में मिलने वाली है, जिसका पहला हिस्सा है कहानी, जो आपको ये बताया कि यूरेनियम की खोज से लेकर बॉम्ब बनाने के पीछे किन किन लोगों का हाथ था और उन्होंने ये काम कैसे कर दिखाया। और इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि असली न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे काम करता है, मतलब उसे कैसे तैयार किया जाता है। तो अगर आपको कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो सीधा इस टाइम स्टैम्प पर चले जाओ, बिना घुमा फिराए सीधा डायरेक्ट एक्शन देखने को मिलेगा। और अगर कहानियां अच्छी लगती हैं तो सुनो। 1789 में जर्मन केमिस्ट मार्टिन हेनरिच क्लैपरोथ ने यूरेनियम की खोज कर ली। लेकिन ऐसे कैसे खोज लिया भाई? तो भाई साहब, उस जमाने में खोजबीन करना एक ट्रेंडिंग काम धंधे में आता था। मतलब ज्यादा एलिमेंट्स की खोज हुई नहीं थी, तो इसीलिए पूरे यूरोप में खोज करता जल्दी फेमस होने के लिए कुछ ना कुछ खोज रहे थे। लेकिन सवाल आता है कि आखिर खोज कैसे रहे थे? देखो, यूरोपियंस ने मिनरल्स की खोज में पूरे के पूरे यूरोप की धरती को खोद मारा, जिससे निकलने वाले पत्थरों को यूरोप के अलग अलग वैज्ञानिकों को दिया जाता था, ताकि वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके और नई नई खोजों से टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सके। अब इन्हीं खदानों में से एक खदान थी चेक रिपब्लिक में, मतलब आज के समय के चेक रिपब्लिक में। वैसे मैं उसका नाम भूल गया, लेकिन एडिटर महोदय से कह दूंगा कि ऊपर उसका नाम आपको टेक्स्ट में दिखा दे। तो जी, उस खदान से काले रंग का पत्थर निकला, नाम था उसका पिच ब्लेंड, जो अपने वैज्ञानिक महोदय के हाथ लग गया। अब इस पत्थर पर उन्होंने अपनी केमिस्ट्री की सारी तिकड़मबाजी लगा दी। उससे पीले रंग का एक पाउडर निकला, जिसे उन्होंने यूरेनस प्लेनेट के नाम पर यूरेनियम नाम रख दिया। अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं। पहला कि यूरेनियम रेडिएशन से अपने खोजकर्ता को कितने तरह की बीमारियां हुई, और दूसरा ये कि दुनिया को ये कैसे पता लगा कि यूरेनियम से बॉम्ब बनाया जा सकता है। तो भैया देखो, यूरेनियम को आप अपने हाथों में पकड़ सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो धरती में नेचुरली पाया जाता है उससे अल्फा रेडिएशन ही निकलता है, उससे कोई भी खास नुकसान नहीं होता। बस खाना और सूंघना नहीं है, क्योंकि ये चीजें पॉइजनस होती हैं। और रही बात यूरेनियम से हथियार बनाने की, तो अब जरा इस कहानी को सुनो। यूरेनियम की खोज के बाद 107 साल बीत जाते हैं और वैज्ञानिक अपने सर के बाल नोच रहे थे, क्योंकि उन्हें यूरेनियम का कोई भी इस्तेमाल नहीं मिल रहा था। और 1895 आते आते यूरेनियम से सिर्फ ग्लास को ग्रीनिश येलो कलर दिया जाता था, या थोड़ा बहुत मेडिसिन में इस्तेमाल कर लेते थे। और इसके बाद एंट्री होती है हेनरी बेक्कुरेल की, जिनका एक तुक्का चल निकला। सुनिए कहानी। 1895 में वेलम रोंटेंजन ने एक्सरे की खोज कर दी, वही एक्सरे जो टूट फूट के बाद हड्डियां गिनने काम आता है। अब एक साल बाद 1896 में हेनरी बेक्कुरेल के दिमाग की बत्ती जलती है और उन्हें यह लगता है कि एक्सरे पैदा करने के लिए बड़े बड़े कैथोड रे ट्यूब की जरूरत नहीं है। मतलब हेनरी बेक्कुरेल को यह लगा कि हम कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक थोड़ी हैं, हम नॉर्मल सनलाइट से लोगों को हड्डियां गिनना सिखाएंगे। अब देखो, मैं तो मजाक के लहजे में बोल रहा हूं, लेकिन ये सीरियस बात है। हेनरी बेक्कुरेल को यह लगता था कि अगर कोई मटेरियल ऐसा हो जो सनलाइट को सोख ले, तो हो सकता है वो एक्सरे छोड़ने लग जाए, तो हमें इतने बड़े बड़े मशीनी तामझाम लगाकर एक्सरे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये हड्डियां गिनने का काम सस्ते में निपट जाएगा। अब यहाँ पर उनका एक तुक्का फिट बैठ गया। बेक्कुरेल को एक चमकीले पदार्थ की जरूरत थी, जिस पर वो सनलाइट देकर मार सके और वो सनलाइट को सोखकर बाद में एक्सरे निकालकर बाहर दे दे। अब हमारे वैज्ञानिक महोदय ने एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर यूरेनियम रखा, उसे सनलाइट के दर्शन कराए, और जब प्लेट को डेवलप करा तो उसके ऊपर निशान आ गए। भाई साहब, वैज्ञानिक ने भौकाल काट दिया। उन्हें लगा कि बिना मशीनी तामझाम के एक्सरे उनके हाथ लग गया। अब ये सनलाइट खेलते हुए 2-3 दिन बीत गए, लेकिन एक दिन मौसम खराब हो गया, सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए, और अपने वैज्ञानिक ने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर यूरेनियम को ऐसे ही छोड़कर अपने ड्रॉअर में रख दिया। फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या खुराफात आई, उन्होंने वो प्लेट निकालकर डेवलप करा ली, और तब आया मोमेंट ऑफ ट्रुथ। प्लेट पर रेडिएशन के निशान आ गए थे। ये घटना उस समय कितनी बड़ी डिस्कवरी थी, इस बात का आप और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जितनी जानकारी इन वैज्ञानिकों की थी, उसके हिसाब से ये दुनिया की पहली ऐसी चीज थी जो बिना किसी वर्क के अपने आप एनर्जी दे रही थी। अब उन्हें ये बात थोड़ी पता थी कि यूरेनियम के अंदर क्या चल रहा है, उनके लिए तो एक चमत्कार था। अब क्योंकि हेनरी बेक्कुरेल भाई साहब ने इसकी खोज करी थी, तो उन्हीं के नाम पर रेडियो एक्टिविटी की यूनिट रख दी गई। अब ये रेडियो एक्टिविटी नाम कहां से आया, जरा ये भी सुन लो। 1896 में अपना खोजकर्ता फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस में जाता है, और वहां जब वैज्ञानिकों के बीच में अपनी अजीब सी खोज के बारे में सबको बताता है, तो भाई साहब वैज्ञानिकों के बीच में हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि किसी ने आज तक ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं थी जो अपने आप ऊर्जा पैदा कर सके। अब वहीं पर मैरी क्यूरी
जो उस समय एक स्टूडेंट थी, वो भी इस खोज के बारे में सुनती हैं। ये उन्हें इतना प्रभावित कर गया कि उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी। उन्हें ऐसा लगता था कि प्रकृति में ऐसे और भी एलिमेंट्स होंगे जो यूरेनियम की तरह रेडिएशन देंगे, और उन्होंने जो पहला एलिमेंट खोजा वो था पोलोनियम। अब क्योंकि वो पोलैंड से थी तो उन्होंने अपने ही देश के ऊपर उस एलिमेंट का नाम रख दिया, और ये जो रेडियो एक्टिविटी नाम है ये भी मैरी क्यूरी ने ही दिया था। इसके बाद बेक्यूरेल और क्यूरी हस्बैंड वाइफ यानी कि मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, इनकी टीम को 1903 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। सब फेमस हो गए। और अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना। इस जानकारी के लिए मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ी हैं। मतलब पर्सनली मुझे साइंटिफिक हिस्ट्री पढ़ने में बड़ा मजा आता है। इसी से हमें यह पता लगता है कि जो लोग खोज करके चले गए हैं वो हमारी तरह आम इंसान थे, हमारी तरह ही उनका दिमाग काम करता था, हमारी तरह ही सोचते थे, हमारे जैसी ही परेशानियां उनके सामने आती थी। और यहीं से मुझे सीखने को मिलता है कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान छोटी से छोटी चीजों में कैसे ढूंढा जाता है। चलो इसे छोड़ो, आगे चलते हैं। 1901 में फिजिसिस्ट फ्रेडरिक सोडी ने, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने ये देखा कि रेडियो एक्टिव थोरियम अपने आप रेडियम में बदल रहा है। यानी एक तत्व अपनी एटॉमिक पहचान छोड़कर दूसरे तत्व में बदल गया। अब सोडी ने इसका नाम रख दिया ट्रांसम्यूटेशन, और यही नाम आगे चलकर कलेश का कारण बना। मतलब ट्रांसम्यूटेशन शब्द सुनते ही लोगों को पुराने जमाने के एल्केमिस्ट याद आते थे, वही लोग जो सदियों से अलग अलग मेटल्स को सोना बनाने की कोशिश में लगे थे। विज्ञान ने हमेशा उन्हें फ्रॉड माना है, और इसीलिए सोडी ने जब एटम्स की इस फेरबदल की जानकारी रदरफोर्ड को दी तो उन्होंने सोडी को संभाला और कहा, बाबू ध्यान से सुनो, ये ट्रांसम्यूटेशन शब्द से दूर रहो, लोग समझेंगे कि तुम एल्केमी कर रहे हो। लेकिन भाई साहब सोडी अपनी बात पे अड़ गए। तो रदरफोर्ड ने भी 1919 आते आते एक एक्सपेरिमेंट कर ही डाला। रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल को नाइट्रोजन के ऊपर दे मारा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बदल गया, और ये था मानव इतिहास का पहला प्रमाण जिसमें इंसान ने अपनी मर्जी से एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदल दिया था। लेकिन इस खोज में एक भयंकर समस्या थी। भाई साहब हमारे न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन भटकते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर आप किसी पॉजिटिव पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ फेंकते हो तो न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पार्टिकल को दूर फेंक देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा, और वहीं पे अगर आप नेगेटिव चार्ज को फेंकते हो तो इलेक्ट्रॉन उसे उलझा लेंगे। मतलब हजारों एक्सपेरिमेंट में से एक आधा ही सफल हो सकता था। यानी कि उस जमाने में न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन करना इतना आसान भी नहीं था जितना आज के समय है। और ऐसा क्यों, अब ये समझो। 1932 में जेम्स चैडविक आए। भाई साहब ने दुनिया को एक नया पार्टिकल ही दे दिया जिसका नाम था न्यूट्रॉन। एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास कोई चार्ज नहीं लेकिन मास था, और यही वो खोज थी जिसने आगे चलकर एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर पावर की नींव रखी थी। अब भाई साहब वैज्ञानिकों के बीच में हलचल मच गई। सबका मन करा कि चलो न्यूट्रॉन को दे के मारते हैं हर एक एलिमेंट पर, और फिर सबका नंबर लगा। जिसके मन में जो आया उसने उस एलिमेंट पर न्यूट्रॉन देकर मारने शुरू कर दिए। 1930 का दौर आ चुका था। रोम की एक छोटी सी लेबोरेटरी में एनरिको फर्मी, इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं यूरेनियम पर न्यूट्रॉन देकर मारूं तो क्या होगा, क्योंकि यूरेनियम तो बहुत भारी एलिमेंट है। अब यही वो सवाल था जो जर्मनी में साइंटिस्ट ओटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन को भी सता रहा था। मतलब इन दोनों ने भी यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स बरसा दिए। अब देखो यहाँ पर होना ये चाहिए था कि जब आप किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन को घुसा दोगे, मतलब जबरदस्ती एंट्री करा दोगे, तो न्यूट्रॉन के ऐड होने की वजह से उसका मास बढ़ जाना चाहिए। या तो वो नए एलिमेंट में बदल जाएगा या किसी आइसोटोप में चेंज हो जाएगा। लेकिन भाई साहब यूरेनियम के केस में ये ना हुआ। यूरेनियम टूटकर बेरियम, क्रिप्टन, स्ट्रोंटियम, जीनोन और सीजियम में बदल गया, और ये यूरेनियम से काफी हल्के थे। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा खास क्या था जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसमें उलझ गए। भाई साहब खास क्या था? इस गुत्थी को सुलझाने में फिजिक्स के फूफा एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपना हाथ लगाना पड़ा। मतलब एक बार को तो उनके भी पसीने छूट गए थे। अगर आपको भी इसके बारे में जानना है तो सुनो इस वीडियो की सबसे काम की जानकारी। आपने केमिस्ट्री में एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में सुना होगा कि रिएक्टेंट साइड का टोटल मास प्रोडक्ट साइड के टोटल मास के बराबर होता है। बस यही यूरेनियम के केस में नहीं हो रहा था। इस एक चीज ने पूरी केमिस्ट्री की नींव को उधेड़ के रख दिया था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। पूरी केमिस्ट्री ही इस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर
खड़ी हुई थी। अब आगे क्या हुआ जरा कहानी के फॉर्म में सुनो। अब भैया हिटलर पोलैंड की छाती पे जा चढ़ा और जर्मनी के वैज्ञानिक अपनी जान बचाकर पहली फुर्सत में जर्मनी छोड़कर निकल रहे थे, और उन्हीं में से एक थी लीजा माइटनर, जो ओटो हान के साथ यूरेनियम की रिसर्च कर रही थी। ओटो हान अकेले वैज्ञानिक नहीं थे जिन्होंने यूरेनियम को तोड़ा था, लीजा माइटनर का बराबर का योगदान था। लेकिन क्योंकि ये यहूदी थी तो हिटलर से डर के कारण इनको जर्मनी छोड़कर अपने भतीजे के पास भागना पड़ा। लेकिन ओटो हान अपनी रिसर्च में लगे रहे। अब ओटो हान ने एक लेटर लिखकर लीजा माइटनर से ये पूछा कि यूरेनियम ने तो केमिस्ट्री के नियम ही तोड़ दिए हैं, और ये चीज साइंटिफिक कम्युनिटी में उस समय सबसे बड़े डिस्कशन का कारण थी। अब लीजा माइटनर ने अपने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट भतीजे यानी कि ओटो रॉबर्ट फ्रिच के साथ इस समस्या को सुलझा लिया और फ्रिच के हाथों एक लेटर लिखवाया और ओटो हान को यह बताया कि यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्विवेलेंस की इक्वेशन खेल गई, यानी कि यूरेनियम का जो मास गायब हुआ था, जो डिफरेंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के मास में था, वो मास एनर्जी में परिवर्तित हो गया। और इसी लेटर में ओटो फिच ने दुनिया को एक नया नाम दिया, न्यूक्लियर फिशन। अब इसी कहानी में वापसी होती है एनरिको फर्मी की। फर्मी ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब यूरेनियम टूटता है तो उससे 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। अब वो ये सोचते हैं कि अगर ये न्यूट्रॉन किसी और यूरेनियम के एटम से जाकर टकरा गए तो वो भी टूटेगा और एनर्जी निकलेगी और ज्यादा न्यूट्रॉन्स भी निकलेंगे, और ये और ज्यादा न्यूट्रॉन्स अगले यूरेनियम के एटम से टकराएंगे और ये रिएक्शन ऐसे ही चलती चली जाएगी, यानी कि एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन फर्मी को इसका इस्तेमाल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस खोज का इस्तेमाल क्या हो सकता है। अब वैज्ञानिकों के बीच में ये जानकारी आग की तरह फैल गई, धीरे धीरे लियो सिजलार्ड के कानों तक भी जहां पहुंची। अब लियो सिजलार्ड ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये सोचा, भाड़ में जाए दुनिया सारी, करो बम गोला बनाने की तैयारी। मतलब इस खोज से तबाही का माल मसाला कैसे तैयार हो सकता है, यही वो सवाल था जिसकी खोज में उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और बाद में जाकर उन्होंने न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड चेन रिएक्शन को पेटेंट करा लिया। अब क्योंकि मार्केट में खबर उड़ ही रही थी तो चेन रिएक्शन से धमाका करने की खबर लीजा माइटनर के भतीजे ओटो फ्रिच के कानों तक भी जा पहुंची और वो भागे भागे नील्स बोहर के पास पहुंचे और बोहर से पूछा कि जरा ये बताओ कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से गोला फटेगा कि नहीं, और नील्स बोहर भाई साहब ने मोहर मार दी कि बेटा बिल्कुल फटेगा। इसके बाद जर्मनी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा था। ये खबर चारों तरफ फैल गई। लियो सिजलार्ड भाई साहब के कानों तक भी जा पहुंची और ये भाई साहब बुरा मान गए। उन्हें लगा कि पेटेंट मैं कराऊं और गोला फोड़ दे हिटलर, ये तो मैं ना होने दूंगा। ये भाई साहब भागे भागे एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जा पहुंचे और बोले, महाराज अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को चिट्ठी लिखो, हिटलर न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और अगर वो ऐसा कर लेता है तो अलाइड फोर्सेस हार जाएंगी, अमेरिका हार जाएगा। और भाई साहब अपने भोले भाले एल्बर्ट आइंस्टाइन बातों में फंस गए। उन्होंने रूजवेल्ट को चिट्ठी लिख दी और रूजवेल्ट ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का आदेश दे दिया। मतलब जनरल लेस्ली क्रूव को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया और रॉबर्ट जे ओपनहाइमर को लॉस एलमोस की लेबोरेटरी थमा दी गई। और इसके बाद क्या हुआ आपको सब कुछ पता है। मतलब ओपनहाइमर मूवी अगर देखी है तो उसमें आगे कहानी साफ साफ दिखाई गई है। चलो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाते कैसे हैं, मतलब उसको बनाने का जो माल मसाला है यूरेनियम 235। अब जरा इसकी कहानी सुनो। देखो सबसे पहले जमीन खोदकर जमीन के नीचे से पिच ब्लेंड नाम का पत्थर यानी कि यूरेनियम का ओर निकाला जाता है। इसमें 0.7% यूरेनियम 235 और 99.3% यूरेनियम 238 मिलता है। अब अगला काम आता है कि दोनों को अलग कैसे करें। तो इसका चूरा बनाकर केमिकल प्रोसेस से एक गोला तैयार किया जाता है जो येलो केक के नाम से फेमस है। अब इसमें यूरेनियम को अलग करने के लिए हम इसे गैस में बदलते हैं जिसका नाम है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। अब इस गैस में यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों मौजूद हैं। अब क्योंकि यूरेनियम 235 हल्का होता है तो जैसे ही हम इस गैस को एक सेंट्रीफ्यूज में डालकर घुमाते हैं, ये बिल्कुल ब्लड में से प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अलग करने के जैसा है। तो घुमाने के साथ ही इसमें से यूरेनियम 235 और 238 अलग होना शुरू हो जाते हैं और इस सेंट्रीफ्यूज के प्रोसेस से 235 और 238 को अलग करने को ही एनरिचमेंट कहते हैं। अब अगर आपको न्यूक्लियर रिएक्टर चलाना है तो उसके लिए 3 से लेकर 5% एनरिच्ड यूरेनियम काम कर जाएगा। लेकिन बॉम्ब बनाने के लिए हमें लगभग 90% प्योर यूरेनियम 235 चाहिए। लेकिन क्यों चाहिए? देखो न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉम्ब में एक सिंपल सा फर्क है। रिएक्टर में रिएक्शन कंट्रोल रहती है, मतलब ऊर्जा धीरे धीरे निकलती है, लेकिन बॉम्ब में हमें सारी की सारी ऊर्जा एक साथ चाहिए और इसी काम को करने के लिए हमें 90
90% प्योर यूरेनियम 235 चाहिए और इस काम को करने में बहुत समय लगता है। अगर समय नहीं लगता तो ईरान अब तक बॉम्ब बना चुका होता, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम तो उसके पास पहले से ही है, बस उसे एनरिच ही तो करना है। तो सेंट्रीफ्यूज में घुमाने में कितना समय लगता है भाई साहब? बहुत समय लगता है। सेंट्रीफ्यूज की स्पीड अगर जरा सी भी ज्यादा हुई या कम हो गई तो यूरेनियम 235 238 से अलग नहीं हो पाएगा। अब ये काम बहुत ही प्रिसाइसली करना पड़ता है तो इसीलिए समय लगता है। लेकिन मान लो कि चलो हमारे हाथ 90% प्योर यूरेनियम 235 लग गया, तो अब आगे क्या करेंगे? अब जरा इसे सुनो। तो भाई साहब आपने गैस से यूरेनियम 235 जो है अलग कर लिया, मतलब 95 प्योर यूरेनियम अलग कर लिया। तो अब इस गैस को वापस मेटल में बदला जाता है, मतलब इसे ठोस सिलेंडर या स्फेरिकल गेंद के आकार में ढाल दिया जाता है। और अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर सिलेंडर शेप देख रहे हैं, यही है यूरेनियम कोर, यही है वेपन ग्रेड यूरेनियम। अब इस यूरेनियम के चारों तरफ एक्सप्लोजिव्स रखे जाते हैं। मतलब मैं आपको दो तरीके के बॉम्ब के बारे में बता रहा हूँ, एक एक्सप्लोजन वाला और एक इम्प्लोजन वाला। तो एक्सप्लोजिव रखने के बाद जब ये एक्सप्लोजिव फटते हैं तो ये कोर को कंप्रेस कर देते हैं, जिससे डेंसिटी बढ़ती है। यूरेनियम एटम एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, मतलब इतने करीब आ जाते हैं कि एक यूरेनियम का एटम जैसे ही टूटता है तो उससे निकलने वाले न्यूट्रॉन्स एक साथ ही बाकी एटम्स को तोड़ देते हैं और एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बहुत बड़ा धमाका करती है। देखो यहाँ दिमाग में दो सवाल आते हैं। पहला तो ये कि बिना कंप्रेस करे ये बम क्यों नहीं फटेगा, और दूसरा ये कि धरती के नीचे भी तो प्योर यूरेनियम मिलता है, तो वहाँ चेन रिएक्शन क्यों नहीं सेटअप होती, धरती क्यों नहीं फटती? देखो अगर आपने दिवाली के पटाखे फोड़े हैं तो अपनी आदत है कि जो बम नहीं फूटता है उसे खोल खाल के उसका मसाला बाहर निकाल कर उसे माचिस की तिली से जलाते थे, लेकिन वही सेम बारूद धमाका नहीं करता है। लेकिन वही बारूद अगर पैक कर दिया जाए तो धमाका करेगा। अब ये लॉजिक न्यूक्लियर बॉम्ब के माल मसाले पर भी लगता है, उसे भी पैक करना पड़ता है, कंप्रेस करना पड़ता है, तब जाके चेन रिएक्शन सेटअप होगी और तो वो धमाका करेगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं, हमारी धरती काहे नहीं फटी अब तक? आइए बताता हूँ। क्योंकि भाई साहब प्योर यूरेनियम 235 तो जमीन के नीचे भी है, लेकिन क्योंकि उसकी मात्रा इतनी कम है कि उनसे निकलने वाले न्यूट्रॉन्स चेन रिएक्शन को सस्टेन नहीं कर पाते, और यही वो कारण है जिसकी वजह से यूरेनियम होते हुए भी हमारी धरती एटम बॉम्ब की तरह नहीं फटी। क्योंकि बॉम्ब की तरह फटने के लिए यूरेनियम 235 के एटम्स को बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, जो प्रकृति में होता नहीं है। चलो अब आगे सुनिए। ये जो सिलेंडर वाला डिजाइन था उसमें एक्सप्लोजिव लगाए जाते थे, लेकिन जो दूसरा डिजाइन था उसमें एक गेंद बनाई जाती थी, मतलब दो गेंद बनाई जाती थी यूरेनियम की, और ये बुलेट मैकेनिज्म पे काम करता था। मतलब इस मैकेनिज्म में एक यूरेनियम की गेंद को दूसरे यूरेनियम की गेंद के ऊपर बहुत तेजी से मारा जाता था, जिसकी वजह से मास कंसंट्रेट होकर यूरेनियम के एटम पास आ जाते थे, और इसके बाद इसके अंदर लगा न्यूट्रॉन छोड़ने वाला डिवाइस न्यूट्रॉन फेंक कर चेन रिएक्शन को स्टार्ट कराता था। और क्योंकि यूरेनियम के एटम बहुत ज्यादा पास थे तो एकदम से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती थी और यहां से बॉम्ब फटता था। तो भैया आपके न्यूक्लियर बॉम्ब दो तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, एक तो हो गया इम्प्लोजन जिसमें एक्सप्लोजिव लगाकर कोर को कंप्रेस किया जाता है, और दूसरा हो गया आपका बुलेट वाला डेटोनेशन जिसमें एक यूरेनियम के ऊपर दूसरे यूरेनियम की बॉल को देकर मारा जाता है, जिससे वो एक दूसरे से जुड़कर हाई डेंसिटी क्रिएट करते हैं, और बस इसके बाद ट्रिगर करना है, काम हो गया। अब जरा से स्टोर कैसे करते हैं? देखो बॉम्ब के मुख्य पार्ट्स होते हैं फिसाइल कोर, एक्सप्लोजिव, इनिशिएटर, कास्टिंग नहीं केसिंग सॉरी, और इन सबको एक हाई सिक्योर फैसिलिटी के अंदर रखा जाता है। मतलब बॉम्ब का जो माल मसाला है उसको अलग, और बॉम्ब से मेरा मतलब है एक्सप्लोजिव्स को अलग, और फिसाइल मटेरियल यानी कि यूरेनियम के कोर को इसको अलग रखा जाता है। इनकी मेटिंग सिर्फ एक्सप्लोजन से पहले ही की जाती है, मतलब हर समय तैयार करके नहीं रखते बॉम्ब को, मतलब पब्लिकली तो यही जानकारी अवेलेबल है। और एक बार मीटिंग होने के बाद अगर आपको मिसाइल से बॉम्ब गिराना है तो इसको मिसाइल के नोज में रख दिया जाता है, मतलब सारे तार वार जोड़कर टाइमिंग वाइमिंग सेट करके मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। लेकिन अगर एयरप्लेन से गिराना है तो इसको एक प्लेन के अंदर डालकर बस ऊपर से गिरा दो, टपका दो, ये जाके फट जाएगा। वैसे न्यूक्लियर बॉम्ब की स्टोरेज से जुड़े हुए कुछ एक्सीडेंट भी हुए हैं। पहला एक्सीडेंट था हैरी डेघिलन का। हैरी एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे और कोर के आसपास न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस यानी कि टंगस्टन कार्बाइड की शायद ईंटें लगा रहे थे, हाँ ईंटें ही लगा रहे थे, और भाई साहब इनमें से एक ईंट जाकर इस कोर के ऊपर गिर जाती है। इससे फिसाइल मटेरियल एकदम से सुपर क्रिटिकल स्टेट में आ जाता है, मतलब कि चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड तरीके से तेजी से बढ़ने लगती है और एक न्यूट्रॉन बर्स्ट पैदा होता है, यानी कि अपना वैज्ञानिक रेडिएशन से नहा जाता है, और 25 दिन बाद इनकी मौत हो जाती है। अब इसी घटना से जुड़ा हुआ एक दूसरा एक्सीडेंट भी था जो कि हुआ था लुइस स्लोटिन के साथ। मई 21, 1946 की बात है। स्लोटिन अपने स्क्रू ड्राइवर से इस कोर के ऊपर कारस्तानी कर रहे थे और तभी उनका स्क्रू ड्राइवर फिसलकर अंदर की कोर
कोर से जाकर टकरा जाता है। एक भयंकर तेज रोशनी और न्यूट्रॉन बर्स्ट पैदा होता है और ठीक 9 दिन बाद इनकी भी मौत हो जाती है। लेकिन आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि जब चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो ये बॉम्ब की तरह फटा क्यों नहीं? देखो, कोर को पूरी तरह से कंप्रेस किए बिना ये बॉम्ब की तरह नहीं फटेगी, क्योंकि बॉम्ब की तरह फटने के लिए जो यूरेनियम के एटम्स है उनको पास आना पड़ेगा, एक साथ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, न्यूक्लियर रिएक्शन को सस्टेन करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि एक्सप्लोजिव थे नहीं, तो जिस हिस्से पर यह टकराया था वहां पर चेन रिएक्शन शुरू तो हुई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और थोड़ी बहुत एनर्जी वगैरह देकर खत्म हो गई और इसीलिए बॉम्ब की तरह नहीं फटा। अब जरा एक पर्सनल बात कर लेते हैं। आप में से बहुत से लोगों की शिकायत है कि आप इस तरह की वीडियो नहीं बनाते या उस तरह की वीडियो नहीं बनाते या पहले जैसी वीडियो नहीं बनाते। तो देखिए भाई साहब, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं तो पोल कराता हूँ, आपको 4 वीडियो टॉपिक देता हूँ, आप उसमें से जिसको सिलेक्ट करते हो उस पर वीडियो बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी स्थिति समझ गए होंगे। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।